मेरा सबको नमस्कार। तो जैसे कि आपको याद होगा, हम धम्मपद के चैप्टर 10 चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है दंडवत। और आज हम वर्सेस 131 और 132 एक साथ ही देखेंगे। समबहुल कुमार वत्थु। तो इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि एक बार भगवान आर्म्स राउंड के लिए जा रहे थे सावर्थी में, तो और रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ यंग लड़के या लोग एक सांप को रॉड से उसकी पिटाई कर रहे थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे शायद। जब भगवान ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को सांप से बचा सके। भगवान ने उनको फिर समझाया कि जैसे कि उनको खुद खुशी और पेनलेसनेस चाहिए होती है, उसी प्रकार सभी बींग्स को, सभी जंतुओं को, सभी प्राणियों को खुशी और हार्मलेसनेस का आभास होता है, अच्छा लगता है। By harming and torturing a living being, they were creating unhappiness for themselves in the future. उन्होंने ये भी समझाया कि जब आप किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म करते हो और उनको नाखुश करते हो, तो आप बैड क्रिएट, ये उस वो आपके लिए अनहैप्पीनेस क्रिएट करेगा आगे के लिए, क्योंकि बुरे कर्म इवेंचुअली जो है वो सफरिंग और पेन ही देते हैं आपको। जब वो राइपन होते हैं तो उसका फल मिलता है, पकते हैं, वो फल पकता है, तो वो फल पक के आपको सफरिंग और पेन ही देगा। On the other hand, good karma done in the present would create happiness for them in the future. तो इसी प्रकार से अच्छे कर्म आपको आगे जाकर खुशी और बेसिकली खुशी ही दे। You come here. Bring your cushion up, no? बेसिकली उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कर्मा को एक्सप्लेन किया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, और ये वर्सेस भी बोले। Because maybe that my ears are going, which is true. I really struggle to get him. I really struggle. Yeah, exactly. Maybe put it up a little bit more, no? और थोड़ा बढ़ा के देखो क्या होगा। तो वर्सेस इस प्रकार है। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अतनो सुख में सानो तेजसो न लभते सुखं। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अतनो सुख में सानो तेजसो लभते सुखं। तो इनकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, अनुवाद। One who, while himself seeking happiness, oppresses with violence other beings. जो खुद तो खुशी ढूंढ रहा हो लेकिन दूसरों को ऑप्रेस करे वायलेंस के द्वारा, जो खुद भी खुशी ढूंढ रहे होते हैं, who also desire happiness. So such a person will not attain happiness hereafter. उसको बाद में खुशी नहीं मिलेगी, उसको दुख ही मिलेगा। तो अगला वर्स है वो बेसिकली इसी का वेरिएशन है। One who, while himself seeking happiness, does not oppress with violence other beings, who also desire happiness, will find happiness hereafter. बेसिकली जो
दूसरे बींग्स को ऑप्रेस नहीं करता, उनकी हार्मलेस, उनकी तरफ हार्मलेस का बिहेवियर करता है, तो उसको बाद में खुशी मिलने का मौका मिलेगा। कुछ ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स ट्रांसलेशन पर हो तो 2 मिनट स्क्रीन को यहीं पे छोड़ता हूँ आपकी स्टडी के लिए। तो अजन मुनिंदो का रेंडरिंग इस प्रकार है: टू हार्म लिविंग बीइंग्स who like us seek contentment is to bring harm to ourselves. दूसरों को, दूसरे लिविंग बीइंग्स को हार्म करना जो कि हमारी तरह खुद भी एक संतुष्टि में रहना चाहते हैं, बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग हार्म टू योरसेल्फ। आप खुद अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। टू अवॉइड ब्रिंगिंग टू हार्म लिविंग बीइंग्स who like us seek contentment is to bring happiness to ourselves. और अगर आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, अवॉइड करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको बाद में खुशी मिलेगी इससे। अजन मुनिंदो का ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता, बट एक सेंस उसकी सिमिलर होती है। तो इस पे अजन मुनिंदो में कुछ रिफ्लेक्शंस दी हैं जो मैं बाद में देखूंगा। पहले जो थॉट्स मेरे मन में आए इसको पढ़ के तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। बेसिकली मुझे इसमें कमा प्रिंसिपल का एनंसिएशन मिला, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कमा प्रिंसिपल मेरे लिए क्या मतलब रखता है। कमा प्रिंसिपल इज नॉट जस्ट ए मोरल प्रिंसिपल, इट इज अ प्रिंसिपल यू कैन वेरीफाई थ्रू योर ओन फेल्ट एक्सपीरियंस। ये सिर्फ एक मोरल प्रिंसिपल नहीं है, ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन फील योरसेल्फ, you can verify through your own feelings, through your own experience. While morality and virtue are essential constituents of the Eightfold Path, the Buddha's teachings elucidate the Kama principle on an ethical landscape of consciousness. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सेंटेंस बन गया है। तो बेसिकली एटफोल्ड पाथ में मोरालिटी एंड वर्च्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी फाउंडेशन है ऑलमोस्ट, लेकिन जो कमा प्रिंसिपल है भगवान ने एनुंशिएट किया है वो कॉन्शियसनेस के लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा एथिकल प्रिंसिपल है। गुडनेस लीड्स टू हार्मलेसनेस टू सेल्फ एंड अदर्स एंड द बैड begets harm to self and others. अगर आप अच्छे काम करते हो तो it is good for you and others. बुरे काम करते हो तो वो दूसरों के लिए तो दुखदायी होते ही हैं, आपके लिए भी दुखदायी होते हैं। When you perceive danger, your natural instinct is to react, and sometimes you may react unwisely, bringing harm to yourself and others. तो बेसिकली काफी सारी जो हमारे कर्म, जो अनवाइज कर्म होते हैं इस प्रकार के, वो रिएक्शन के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट हमें अपने को बचाने की कोशिश करती है और समटाइम्स वी रिएक्ट अनवाइजली और अपने को भी दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपनों को भी, अपने को भी। If however you can restrain yourself, it is possible that a better way emerges to handle the danger, and the process experience relief that comes from restraining from an unwholesome act. लेकिन अगर आपको अपने आप को संयमित कर सकें तो ये संभव है कि बाद में आपको कोई और अच्छा तरीका सूझ जाए जो कि आपको खतरे से दूर ले जाता है और एक अनहोलसम एक्ट करने से बचाता है।
दूसरी तरफ देखें तो if you knowingly cause harm to someone or even have ill will towards anyone, you can immediately experience an uncomfortable feeling that turns into remorse in the very least and to more harmful emotions at times. अगर आप किसी की तरफ कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और या सिर्फ द्वेष ही पैदा करते हैं, तो जो उसके साथ एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, आप इमीडिएटली उसको देख सकते हैं. कम से कम उसका पछतावा तो होने लगता है और कभी-कभी और भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा हो जाती हैं. So that itself shows the principle of karma works. It's a verification of the principle of karma. Another inevitable result is that almost surely you would have sown a seed of ill will in consciousness that will turn back on you in some form or the other. दूसरा नतीजा ये होगा कि आपने जिसका भी नुकसान किया है, आपने कॉन्शियसनेस में एक द्वेष अपने लिए पैदा कर दिया है, जो कि ये जो बीज है जो बड़ा होगा और कभी ना कभी आपको उसका फल भोगना पड़ेगा. It would exhibit its effect when you least expect it. और आपको कुछ पता नहीं कि उसका फल कब मिले, आपको immediately मिले या बहुत बाद में मिले. On the other hand, doing a good deed fills you with happiness immediately. It also sows seeds of goodwill that will fructify in good time and lead to well-being. तो बिल्कुल यही बात अच्छे कर्मों के बारे में है. जैसे ही आप अच्छे काम करते हैं, आप अच्छे बीज बो रहे हैं जो कि आपको बाद में अच्छा फल. The principle of karma may be hard to understand, and it is, but it can hardly be denied. So ये कैसे काम करता है, ये शायद काफी मुश्किल है हमारे लिए समझना, लेकिन ये काफी क्लियर है अपने एक्सपीरियंस से कि प्रिंसिपल ऑफ कर्मा वर्क्स. सो स्लाइटली एलोबरेट थिंकिंग ऑन माय पार्ट, अजान मुनिंदो ने एक बहुत दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है और काफी इंटरेस्टिंग है. लेट मी रीड थ्रू दैट. अगर आप 2 मिनट इसको देखना चाहें तो मैं इसको स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. तो अजान मुनिंदो, मुझे समझना था इसको है. I thought I raised hands. Anyway, see, the principle of karma may be hard to understand, and but it can hardly be denied. So, the principle of karma in relation to the person who thought of harming, or in relation to the person, the other person. That is what I wanted to understand. Of course, ये बहुत अच्छा पॉइंट. शायद ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है इसके बारे में, लेकिन बेसिकली जिसको आप हार्म कर रहे हैं तो उसको तो शायद हार्म उसी वक्त मिल ही रहा है. उसको तो आप किसी ना किसी प्रकार का मेंटल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म कर ही रहे हैं, तो उसको तो फील होगा ही. तो लेकिन उसका इफेक्ट आप पर होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. As to the principle of karma, I would see it in relation to myself. That's right. Right? Yeah. So if I harm somebody,
जी. in whatever way, it will rebound on me. That's right. आपने ज्यादा बेहतर कहा, बिल्कुल सही, यही कहना चाहता हूँ मैं. I have an experience very recently. See, it was in relation to my workspace, and there is an individual, my colleague, very young colleague, and his behavior had been with other colleagues, not with vis-a-vis me. Vis-a-vis me, it was all right, but with other colleagues, very trying to be very overpowering, rude, and not responding properly to the person whom he's supposed to be reporting to, and many such things in relation to work and all that. And we also received interns, and the way he behaved with it, with the way he would behave with interns, like they are very chummy, very friendly. Yes, friendly to an extent, but there are boundaries. So he did not observe those boundaries and things like that. Lot of things are happening for a period of time. And then there was a strong urge, this is I'm relating it here, that came to me was that he needs to be shown the door now. Because enough is enough, like that. That was my one reaction. Then I thought I wanted to sit with him. So I had asked him for a date and a time, and decided that I will sit with him, but I will try to work with him also. That was what in my mind. But last stroke, that was when I came to know that he offered something to an intern in the premises of the organization, which was very unethical. And that is when I came to know this, my immediate reaction was this, that I now, end of this month, and he will have 2 checks, one this month's salary, another one is because we are supposed to give them 1 month advance notice. So we are not giving advance notice, so 1 month check, so 2 checks, and a letter of just get going away. Then overnight, I thought I would let me still try and work with this fellow. If he improves and he becomes a positive person, it will be good for him, but at the same time, it will be good for the organization. I sat with him for 2 hours one of the days when I sought an appointment with him, and he never defended anything. See, I approached him with this mind that try and see if he wants to change, and not trying to blame him. So I just started with various things, beginning with his records and how does it do documentation and things like that. And then gradually he opened up and he made everything so very obvious that he was on the wrong in everything. And then he said he has some personal issues, some personal problems, and that is coming in his professional way. And then we decided how we can do it, that we give him help on the personal angle, somebody from my organization, and from the professional angle, I will help him out. And it was settled there. And he's trying to, I understood from his senior to whom he's supposed to report, that he's behaving so well. So, that
immediately when you read this whole interpretation, this came to my mind. very, very It's nice. both ways good karma. Ji. For him also, that our conversation facilitated him, and then I did not see him as somebody who is an offender, but somebody who needs help. And from my side, I felt very relieved that I did not have to show him the door, and I did not have to create that bitterness. And it is not very happy feeling when you have to show a door to somebody in your workspace. It's a very difficult time. But yes, this law of karma on both the sides, I see how well it works. If we respond positively and if we show a lot of calmness and an understanding of the other individual, then try and see it that maybe there is something that the person has a problem, and try and help out wherever possible. Thank you. Thank you very much. That's a very compassionate response. और शायद मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि अगर हम रिएक्ट ना करें, थोड़ा उसका कामली सोच लें, तो शायद कोई रास्ता निकल आएगा. तो आपने बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया, जिससे कि आपका कंपैशनेट रिस्पॉन्स से आपको भी अच्छा लगा और उसको तो अच्छा, उसके लिए तो अच्छा हो पाए. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरवेंशन. मैं आगे बढ़ता हूँ. अगर कोई और कमेंट नहीं है, वी कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस. तो मैं अजान मुनिंदो की एक रिफ्लेक्शन पढ़ता हूँ. उनकी 2-3 रिफ्लेक्शंस हैं इस इन वर्सेस पर. तो मैं एक दूसरी भी छोटी सी है वो भी पढ़ लूँगा. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इट इज रीजनेबली ऑब्वियस what living harmlessly means if we are referring to the way we relate to other living beings. I think वही कह रहे हैं कि जब हम अपना व्यवहार दूसरों की तरफ की बात करते हैं तो लिविंग हार्मलेसली इसमें तो क्या मतलब होता है. हम सब जानते हैं कि हम किस प्रकार से हमें बिहेव करना है दूसरों के प्रति. हार्मलेस बिहेवियर कैसा होना चाहिए. पर यहाँ वो कुछ और कहना चाहते हैं. But what does it mean if we turn our attention inwards? What does living harmlessness means then? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जब हम अपनी अटेंशन अंदर देते हैं तब इसका क्या मतलब. What does living harmlessness mean when we are referring to all those living beings who occupy our inner worlds? हमारे मन में, हमारे अंदर इतने हलचल हो रही होती है, इतने बीइंग्स है, सो कॉल्ड लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि हलचल क्रिएट करते रहते हैं. उनके बारे में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन पैदा होता है. हाउ आर वी रिलेटिंग टू देम, हम उनसे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं. सो बेसिकली आई थिंक दिस नेक्स्ट सेंटेंस मेक्स इट क्लियर एज टू व्हाट ही मीन्स. इफ यू फील ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ बैड मूड, or even more painfully, thoroughly overwhelmed by intense negative emotions, can we meet these beings truly, receive them as they are, and in so doing release them? Basically हमारे अंदर जो इतनी suppressed emotions कभी कभी बैठी रहती है, जिनको हम पूरी तरह से देखने का प्रयास ही नहीं करते, तो उनको कभी आराम से बैठ के देखने का कोशिश करें. और जब हम ऐसी कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि हम उनको रिलीज कर देंगे इस पेन से, इस एक्सपीरियंस से. सो डू वी डू दैट or do we judge them and fight with them, and in so doing compound the pain? तो ऐसा करने के बजाय अगर हम उनको जज करते रहेंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गलत किया वगैरह वगैरह, हजार तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है, तो बेसिकली वी आर कंपाउंडिंग द पेन.
रिमोर्स तो ठीक है, पर रिमोर्स से हम आगे बढ़े वो, लेकिन सप्रेस करके नहीं, उनको ठीक से देखने के बाद। All beings long to be free, including those unattractive, unwelcome beings that we have kept imprisoned for so long. So basically वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम इमोशंस अंदर ही अंदर अपने मन में रख लेते हैं, जो द्वेष अपने मन में छुपा के रख लेते हैं या दबा के रख लेते हैं, कोई और भी किसी प्रकार की फीलिंग अपने मन में रखते हैं, उनको देखते नहीं है ठीक से कि वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे हम उसको रिलीज कर पाए, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। सो आई थिंक दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट, बेसिकली इट ब्रिंग्स द फोर नोबल ट्रुथ्स इन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अस। अगर आप में से किसी का कोई कमेंट है इसके ऊपर या कुछ कहना चाहें, प्लीज यू आर वेलकम। तो मैं एक और कमेंट ले लेता हूँ, अजय की रिफ्लेक्शन एक और ले लेता हूँ, छोटी सी ही है। यहाँ वो कह रहे हैं कि when we become caught up in the fires of indignation and resentment, we easily lose perspective. जब हम गुस्से और रिसेंटमेंट की आग में सुलगते रहते हैं, तो पर्सपेक्टिव हमारा गायब हो जाता है, हमें हमारे दिमाग में रहते ही नहीं है पर्सपेक्टिव है। लेकिन our training in mindfulness and restraint serves not just to protect ourselves from harm, but also to protect others. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो सजगता है और रिस्ट्रेंट है, वो सिर्फ केवल हमें ही प्रोटेक्शन नहीं देती, बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अदर्स। तो नॉर्मली जो हमारा रिएक्शन होता है अपने को प्रोटेक्ट करने के यही होता है, अपने को बचाने के लिए होता है। इक्वली इट कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द अदर पार्टी who might be coming to harm as a result of our mindlessness and non-restrained behavior. When the passions are raging, it can require considerable effort to refrain from following impulses to cause harm. लेकिन ये पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में तब नहीं आ सकता जब अगर हमारे अंदर पैशंस बहुत हलचल मचा रही है। But when the fires have subsided, we are grateful. जब आग बुझ जाती है, so हमें अच्छा लगता है, कृतज्ञता भी फीलिंग होती है। Such gratitude helps us to be more restrained next time. थर्ड रिफ्लेक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन की तरह से है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन आपके सामने है, अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लीज लीव द स्क्रीन लाइक दिस फॉर सम टाइम, और किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज फील फ्री, either about this reflection or any of the other earlier reflections.
थैंक यू वेरी मच। मेरे पास आज इतना ही मटेरियल है प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ओवर टू यू पूनम जी। जी थैंक यू। Surin Prasad ji, let this be on the screen. ओके जी So just as we sit quietly, maybe one quick thought जो हम लोग अभी इस समय के लिए यूज कर सकते हैं वो ये है कि ये सारे वर्सेस, ये सारे जो कमेंट्रीज हमने देखी, अगर हम देखें इनमें इस बात का फोकस है कि मन में एक भाव उठता है और उसको फिर हम मौखिक या शारीरिक एक्सप्रेशन नहीं देते हैं. So that's of course very affirmative. और उसकी अपनी भूमिका है in terms of management. एक इसका जो एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है वो हमें ये भी मौका देती है, पोटेंशियल उसका ये भी है कि धीरे धीरे वो भाव उठना बंद हो जाए. सो एक चीज तो है कि तन्हा उठी और मैंने उसका मानसिक तन्हा उठी और मैंने उसका मौखिक या शारीरिक क्रियान्वयन नहीं किया, है ना. जो अभी तक जो मुझे समझ आया, ये जो हमने सारे पढ़े अलग अलग कमेंट्स, ये उस दायरे के हैं, which is great. The next step we can consider is कि मैं अपनी साधना को इस दिशा में ले जाऊं. क्या मैं अपनी साधना को इस दिशा में ले जा रहा हूं कि उस तन्हा का वो तन्हा नहीं जाग रही है. तो वेदना पच्चय तन्हा के बजाय वो वेदना पच्चय प्रज्ञा की तरफ जा रहा है. So it's worth also maybe considering that. ये लॉन्ग रन की बात है ऑफ कोर्स. इमीडिएट दायरा तो यही है जो हमने आज सुबह देखा. रिएक्टिविटी को हम वर्बल और फिजिकली ना होने दें. So I'll just leave that thought and invite us to consider that other dimension of cessation in addition to the dimension of management as well. Good. Thank you Bhante ji. So we can sit till 6:55 और उसके बाद अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज शेयर करिएगा. Thank you.